इसका मतलब 5:15 था। चलो ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज जो है कितने लेक्चर हो गए संसद पे? 2 हो गए कि 3? 6 लेक्चर में कंप्लीट होगा ये। लंबा टॉपिक था। और आज जो है चौथे लेक्चर में संसद पे हम लोग जो है बात करेंगे, संसद के सत्र की बात करेंगे। सत्र में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे चर्चा करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पे चर्चा करेंगे, और सरकारी और गैर सरकारी मंत्रियों पे चर्चा करेंगे उसी के आधार पे, क्योंकि विधेयक भी पढ़ना है हम लोगों को। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया, लोकसभा पे चर्चा कर ली, राज्यसभा पे चर्चा कर ली, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों पे चर्चा कर ली, सचेतक पे चर्चा कर ली, सदन के नेता पे चर्चा कर ली, विपक्ष के नेता पे चर्चा कर ली, और किस पे? प्रोटेम स्पीकर पे चर्चा कर ली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद के सत्र। सत्र को अंग्रेजी में कहते हैं सेशन। क्या कहते हैं? सेशन। अगर सत्र की परिभाषा देना हो तो जैसे मैंने क्लास स्टार्ट किया है ना, और क्लास समाप्त हुई, 1 घंटे के बीच का जो पीरियड है वो क्या है? सेशन है, सत्र है कि नहीं? जैसे मैंने अभी चालू किया और अभी 8 बजे क्लास हमारी क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। तो जब चालू किया 7 बजे और ऑफ किया 8 बजे, इसके बीच का जो टाइम है यही क्या है? सत्र है। अमूमन सबसे पहली चीज़ जो आप समझ लो, जो आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो कितने समय बेटा? पहली चीज़ 6 माह। अब सत्र चलेगा कैसे? तो सत्र को बुलाना पड़ेगा ना। जैसे मेरी क्लास कैसे चलेगी? जब मैं क्लास लेने के लिए बुलाऊंगा आपको तभी तो क्लास चलेगी, घर बैठे ही क्लास चल जाएगी। जैसे आज चलने वाली थी थोड़ी देर पहले, है कि नहीं? गनीमत है कि जाग गए महोदय। तो सबसे पहले संसद के सत्र के बारे में अगर देखें तो कौन कौन से वर्ड आते हैं इनकी बात कर लें। आहूत, स्थगन, सत्रावसान, ये सारे वर्ड अच्छे से ध्यान में रखना, और विघटन। यानी कि संसद के सत्र के संबंध में 4 शब्दावलियां आपको देखने को मिलेगी। एक शब्द आएगा आहूत, एक शब्द आएगा स्थगन, एक शब्द आएगा सत्रावसान, और एक शब्द आएगा विघटन। इस शब्द को ही पहले इसलिए मैंने लिखा कि जो सीधा सीधा क्वेश्चन जो दूसरा यहाँ से पूछता है तो वही पूछता है इनमें से कौन कौन से ये कार्य हैं संसद के संदर्भ में जो राष्ट्रपति करता है, और इनमें से ये चारों शब्द जो हैं इनमें से ऐसे कौन कौन से कार्य हैं संसद के सदन के संबंध में जो पीठासीन अधिकारी करता है। बात समझ में आ रही? सत्र चल रहा होगा लोकसभा में तो पीठासीन अधिकारी कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष होगा। राज्यसभा में चल रहा होगा तो पीठासीन अधिकारी कौन होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति। और यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले आप समझ लो, आहूत, सत्र अवसान और विघटन। संसद के सत्र के संबंध में तीनों काम करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। ये आपका कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। अभी बताता हूँ कैसे। और संसद के सत्र के संबंध में स्थगन का काम कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी वर्ड इसलिए यूज़ किया, चाहे वो राज्यसभा की बात कर लें या चाहे लोकसभा की बात। ये 4 शब्द आप ध्यान में रखेंगे। तो स्पेशली संसद के सत्र को समय समय पर कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति आहूत करता है। राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति क्या करता है? बुलाता है। क्या करता है? बुलाता है। और हमारे संविधान में लिखा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर या अंतराल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ संसद के 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। एक आपका होता है बजट सत्र, होता है ना,
अभी बजट सत्र होता है, दूसरा जो है मानसून सत्र, और तीसरा जो है शीतकालीन सत्र जो अब चालू होगा, है ना। तो अमूमन हमारे यहाँ संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, बजट भी पढ़ेंगे हम लोग, मानसून सत्र और शीत, यानी इन सत्रों में एक सत्र में बहुत सारी बैठकें होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारे बैठकें होती हैं, बहुत सारी नीतियाँ बनती हैं, ठीक है। तो स्पेशली सत्र का मतलब है सत्र के प्रारंभ होने और सत्र के क्या है, सत्र की पहली बैठक और उस दिन बैठक के क्या है, सत्र की पहली बैठक और समाप्ति के बीच का पीरियड जो है वो क्या कहलाता है? सत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्र कहलाता है। अमूमन संसद के जो है 2 सत्र, कहा गया है कि 6 माह में कम से कम संसद की 2 बार बैठक हो जाएंगी, लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरागत तरीके से देखा जाए तो संसद के 3 सत्र होते हैं। एक होता है आपका बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। जब संसद का सत्र चलता रहता है तो उस समय जो है, चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे वो राज्यसभा की बात हो, स्थगन का मतलब होता है कार्यवाही को रोकना, यानी संसद की कार्यवाही को रोकना। तो स्थगन का काम जो करता है वो कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। अगर लोकसभा के संदर्भ में है तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा के संदर्भ में है तो राज्यसभा का प्रधान सभापति। अगर जो ये स्थगन है ये 2 प्रकार का होता है। भाई स्थगन कैसा हो सकता है? कुछ घंटे के लिए हो सकता है। मान लो सदन में हंगामा हो गया, विपक्ष ने कर दिया, तो 2 घंटे के लिए नहीं कहते कार्यवाही संसद की आज क्या रही, नहीं चली, है ना। तो जब मालूम हो कि कार्यवाही कुछ समय बाद प्रारंभ हो जाएगी तो साधारण स्थगन कहलाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि अब संसद के सदस्यों को ये नहीं मालूम है कि दोबारा कब बैठक प्रारंभ होगी। तो इस प्रकार के स्थगन को हम क्या कहते हैं? अनिश्चितकालीन स्थगन कहते हैं। और जब एक सत्र की बैठक पूरी हो जाती है, जब एक सत्र की बैठक पूरी हो जाती है तब सत्र अवसान की घोषणा कौन करता है? अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जब सत्र अवसान की अधिसूचना जारी कर देगा, नोटिस जारी कर देगा, इसका मतलब हो गया कि उस सत्र की पूरी बैठक क्या हो चुकी है? हो चुकी। जितनी उसमें नीतियां बननी थी, जो प्रस्ताव लाने थे, वो लाए जा चुके हैं। फिर विघटन। हालांकि राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है और राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। विघटन जो होता है वो केवल और केवल किसका होता है? लोकसभा का होता है। किसका होता है? लोकसभा। क्योंकि लोकसभा क्या है? एक निम्न सदन है, मैंने पढ़ाया है ना। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल है। यानी अगर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है, तो इस परिस्थिति में वो स्वतः क्या हो जाएगी? विघटित हो जाएगी। अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है तो 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपात की समाप्ति के 6 माह के अंदर जो है लोकसभा का क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि विघटन केवल और केवल किसका होता है? लोकसभा का होता है। पहला आधार क्या होगा कि अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, और दूसरा आधार क्या है कि अगर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से क्या कर दी है? सिफारिश कर दी है, तो लोकसभा के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो यहाँ पे 4 वर्ड आपको बड़े अच्छे से पहले ध्यान में रखना है। संसद के सत्रों के बीच जो है कितने माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह। लेकिन 3 सत्र होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि 6 माह के अंदर क्या है? बैठक हो जाती है। वर्ड जो सत्र के संबंध में आएंगे, आहूत, स्थगन, सत्रावसान और विघटन। आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सत्रावसान की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। विघटन की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन संसद के सत्र का स्थगन यानी कार्यवाही को कुछ समय, कुछ दिन, कुछ घंटे या अनिश्चित काल के लिए एक स्थगित करने की घोषणा कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी। यहाँ से प्रश्न IAS से लेके UPSC से लेके हर एग्जाम्स में पूछ रहा है। दूसरी चीज़, जब संसद का समय अगर देखें तो संसद का समय बेटा 11 से लेकर, यानी जो कार्यवाही चलती है संसद में वो कै बजे से प्रारंभ होती है? 11 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है। कै बजे तक? पहला सत्र जो चलता है 11 से 1, बीच में 1 घंटे का क्या होता है? भोजन अवकाश का समय होता है।
और फिर 2 से 6 के बीच। अमूमन ये परंपरा है, आवश्यकता पड़ने पे इस समय को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बढ़ाया। जो संसद का प्रारंभिक 1 घंटा होता है, यानी 11 से 12 के बीच का समय, कौन सा बेटा, 11 से 12 के बीच का समय, इसको कहा जाता है प्रश्नकाल समय। क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल समय। और 12 से 1 के बीच का जो समय है उसको कहा जाता है शून्यकाल। क्या कहा जाता है, शून्यकाल। हालांकि हमारे संविधान में ऐसा कहीं शून्यकाल के बारे में लिखा नहीं गया है। शून्यकाल की परंपरा को भारतीय संसद की देन है, सन 1962 में क्या किया गया, अपनाया गया। अब आपको ये बताना है कि संसद के जो 2 सदन हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा, किस सदन में शून्यकाल का टाइम जो है वो क्या कर दिया गया है, 11 से 12 कर दिया। या तो वो लोकसभा होगी या तो राज्य, एक जगह टाइमिंग चेंज कर दी गई है। हालांकि परंपरागत तरीके से शून्यकाल का जो समय होता है वो क्या होता है, जस्ट प्रश्नकाल के बाद का। तो 11 से 12 क्या है, प्रश्नकाल का समय है, और 12 से 1 के बीच का काल क्या है, शून्यकाल। प्रश्नकाल में संसद सदस्य जो हैं क्या करते हैं, अपने प्रश्नों को पूछते हैं सदन में। जो भी सदन के सदस्य हैं पूछेंगे किससे, जो सत्ता में होगा उसी से तो पूछा जाएगा, है कि नहीं। और शून्यकाल में भी अविलंब के मामले जो हैं उठाए जाते हैं, परंपरा रहती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के बेटा, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका तारांकित प्रश्न, और एक आपका अतारांकित प्रश्न, और तीसरा जो होता है अल्प सूचना प्रश्न। क्या, तो आपसे पूछेगा, कई बार आपके एग्जाम्स वगैरह में यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है कि तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होता है, अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है। यानी प्रश्नकाल में इस 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, एक तारांकित, एक अतारांकित, और तीसरा क्या है, अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित वर्ड इसलिए आया कि उस पर जो है स्टार बना रहता है उस प्रश्न पे, यानी जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। भाई आप मुझसे कोई सवाल करोगे तो मेरे या तो मुंह से जवाब दे दूंगा, या आपने कोई सवाल पूछा तो मैं उसका लिखित आपको क्या कर दूंगा, उत्तर दे दूंगा। जब मैं मुंह से जवाब दूंगा आप संतुष्ट नहीं होंगे तो उस पर मुझसे उससे जुड़े हुए और भी सवाल पूछ सकते हो। लेकिन जब एक बार लिख के आंसर दे दिया तो सर तो चले जाएंगे घर पे ना, अब दोबारा उस पर कहाँ आंसर देंगे क्या। तो स्पेशली जो है प्रश्नकाल में जो तारांकित प्रश्न होता है उस पर स्टार बना होता है, मार्क कर दिया जाता है। और सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है उस प्रश्न को क्या कहते हैं, तारांकित प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं, तारांकित प्रश्न कहते हैं। और तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पूरक उत्तर भी दिए जाते हैं उससे जुड़े मामलों पर। अतारांकित का मतलब होता है जिन प्रश्नों का उत्तर क्या किया जाता है, लिखित दिया जाता है। क्या दिया जाता है, लिखित दिया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, अतारांकित, उसमें कोई स्टार नहीं बना। और अल्प सूचना प्रश्न का मतलब है 10 दिन पहले सूचना देकर जिन प्रश्नों को पूछा जाता है उससे हम क्या कहते हैं, अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। तीनों का अर्थ आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो है, सदन के अंदर जब कार्यवाही चलती है तो कोई भी सदस्य, जैसे कि मैं अगर पीठासीन अधिकारी हूं तो आपको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कोई मुद्दा उठाना है, तो आप मेरी सहमति के बिना नहीं उठा सकते। पहले वो क्या करता है, जिस मुद्दे को उठाना है, जिस पे चर्चा होनी है, उसके संबंध में पीठासीन अधिकारी से क्या करता है, सहमति लेता है। अगर पीठासीन अधिकारी सहमति दे देता है तब उन मुद्दों को उठाया जाता है। और जिन मुद्दों को सदन के अंदर उठाया जाता है उसे संसदीय भाषा में प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, संसदीय भाषा में क्या कहा जाता है, प्रस्ताव कहा जाता है। अभी तक का ऊपर का क्लियर हुआ। सत्र को बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। सत्र का सत्रावसान कौन करेगा, राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन सदन की कार्यवाही को स्थगित कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी। ठीक है। सदन संसद के कार्य समय सारणी क्या है, 11 से 6।
प्रारंभिक 1 घंटे का काल क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल के जस्ट बाद का 1 घंटे का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल। प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना। शून्यकाल कहीं संविधान में लिखा नहीं है, भारतीय संसदीय परंपरा की देन है। 1962 में इसे क्या किया गया? शामिल किया गया। और इसमें जो है लोक महत्व के मामले बिना पूर्व सूचना दिए क्या किए जाते हैं? उठाए जाते हैं। प्रश्न पूछे जाए, सदस्यों के बीच चर्चा होती है। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क यह है कि किस सदन में शून्यकाल का समय जो है 11 से 12 कर दिया गया। परंपरा का समय क्या है? 12 से, लेकिन किस सदन में ऐसा कर दिया गया ये आप लोग मुझे कल बताओगे या कमेंट करके इसमें डाल देना। आगे जो है संसद के अंदर, संसद के सदन के अंदर जिन भी मुद्दों पे चर्चा करनी रहती है, किसी सदस्य को अपनी बात रखनी होती है, तो सबसे पहले क्या करेगा? पीठासीन अधिकारी से सहमति लेगा। और जब पीठासीन अधिकारी उसको सहमति दे देगा तभी वो क्या करेगा? उस मुद्दे को उठाएगा। और जिसे संसदीय भाषा में हम क्या कहते हैं? प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्ताव कहते हैं। इनमें बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। इन प्रस्तावों को हम कई वर्गों में बांट कर देखें कैसे कैसे प्रस्ताव लाए जाते हैं। सबसे पहले एक होता है कटौती प्रस्ताव। कौन सा बेटा? कटौती प्रस्ताव। एक होता है विशेषाधिकार। ये सब समझ लो, जितना पढ़ाऊंगा मैं वो उतना कम पड़ जाएगा, बहुत लंबा टॉपिक है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, इसका मतलब प्रस्ताव। तीसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। चौथा है स्थगन प्रस्ताव। पांचवा है अविश्वास। अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास हो जाए तो सरकार को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा, यानी गवर्नमेंट ने बहुमत खो दिया। इस पर भी चर्चा करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव। और छठवा जो है धन्यवाद प्रस्ताव। और भी चर्चा है, मुद्दे हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम्स के पर्पस से इम्पॉर्टेंट हो सकता है मैं उसी पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हैं और ये प्रस्ताव कब लाए जाते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप समझ लो कि मान लो किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है आप लोगों के बीच, ठीक है, और आप लोगों में से कोई एक बच्चा उठा और कौन सा प्रस्ताव ले आया? कटौती प्रस्ताव लाया। तो इसका मतलब होता है कि जिस पे अब तक चर्चा हम कर रहे थे उस चर्चा को क्या कर दें? बंद कर दें और उस मुद्दे पे अब क्या करा लिया जाए? मतदान करा लिया जाए। भाई सीधे मतदान थोड़ी ना होता। अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है, कोई मुद्दा होता है, तो सदन में पक्ष विपक्ष के बीच क्या होती है? पहले चर्चा होती है। भाई इसमें क्या खूबियाँ हैं, पक्ष अपनी क्या बताएगा, जैसे अब खूबियाँ बताएगा, विपक्ष क्या बताएगा, उसकी कमियाँ बताएगा, है कि नहीं। और जब चर्चाएं वगैरह हो जाए और किसी सदस्य को लगता है कि यार हो चुकी अब चर्चा, अब सीधी सी बात है कि मतदान करा लो, तो उससे स्वतः पता चल जाएगा कि कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग असहमत। तो कटौती प्रस्ताव का मतलब है कि जिस मुद्दे पे चर्चा चल रही हो, अगर कटौती प्रस्ताव लाया जाता है तो इसका मतलब उस मुद्दे पे अब क्या? चर्चा बंद करके मतदान करा लिया जाए। क्या करा लिया जाए? मतदान में कोई ज़्यादा होगा, बात मान ली जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, यानी कि चर्चा को रोककर सदन में मतदान कराने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उस प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो आप देखते होंगे कि सदन में कुछ क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? मंत्री होते हैं, है कि नहीं। तो स्पेशली कई बार मंत्रियों का ये विशेषाधिकार है कि वो अपने विभाग के बारे में सही सही सूचना दें, है कि नहीं। और कभी कभी क्या करते हैं? वो गलत सूचना देते हैं, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बता देते हैं। तो उसके संदर्भ में क्या लाया जाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी इसी से मिलता जुलता है। स्पेशली किसी मंत्री का उसके
विभाग की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, भैया आपके मंत्रालय में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसमें सुधार करिए, उसकी निंदा करने के लिए लाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। दो चीज़ें ध्यान में रखना, एक शून्यकाल 1962 भारतीय संसदीय परंपरा की देन है, ठीक है। आपसे पूछ ले शून्यकाल को कहाँ से लिया गया है, तो अब आपको वहाँ पे ऑप्शन में ब्रिटेन, अमेरिका कुछ भी हो टिक नहीं करना, स्वयं भारतीय संसदीय परंपरा की देन है, जिसको 1962 से जो है क्या किया गया? अपनाया गया। उसी तरीके से जितने भी ये प्रस्ताव हैं, ये सारी चीज़ें, कार्रवाइयाँ, प्रक्रिया हमने अधिकतम जो है कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। लेकिन इनमें से जो ध्यान आकर्षण मैंने वर्ड बताया, यानी किसी मंत्री का अपने विभाग की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। ये भी जो है भारतीय संसदीय परंपरा की देन है। हमने इसको किसी अन्य देश से, ब्रिटेन से नहीं लिया है, और इसे जो है 1954 में भारतीय संसद द्वारा क्या किया गया? अपनाया गया। तो आपको दे देगा 4-5 प्रस्ताव और पूछेगा निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव को भारतीय संसदीय परंपरा द्वारा विकसित किया गया है और 1954 में उसे अपनाया गया। तो कौन सी परंपरा है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अब यहाँ पर स्पेशली इन दो को ध्यान में आपको रखना, ये तीन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये तीन प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण हैं, स्थगन का मतलब समझ लो कि संसद की कार्यवाही चल रही है, किसी मुद्दे पे क्या हो रही है? चर्चा हो रही है, और कोई ऐसा मुद्दा उत्पन्न हो गया जिस पे चर्चा कराना है, तो उसके लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा? स्थगन। यानी जिस पे चर्चा चल रही थी उस चर्चा को वहीं पे क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। अब जो वो मुद्दा है महत्वपूर्ण, उस मुद्दे पे क्या होगी? चर्चा होगी। लेकिन स्थगन प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति का होना क्या है? अनिवार्य। यानी मान लो कि 545 हैं लोकसभा में, तो लोकसभा के 50 सदस्य अगर जो ला रहा है स्थगन प्रस्ताव, उसके साथ क्या करेंगे? समर्थन करेंगे, तभी जो है स्थगन प्रस्ताव लाया जाए। अगर स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो क्या है? जिस मुद्दे पे पहले से चर्चा चल रही है उस मुद्दे को क्या कर देंगे? रोक दिया जाएगा। अब जो मुद्दा उठाया जाएगा उस मुद्दे पे क्या होगी? चर्चा। यानी बहुत अविलंब का मामला होता है। अचानक कोई ऐसी घटना हो जाए, है ना, जिस पे चर्चा कराना क्या है? जरूरी है। निर्णय लेना क्या है? जरूरी है। तो आपसे पूछेगा कि किस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है? किस प्रस्ताव के लिए? स्थगन। और अगर स्थगन प्रस्ताव लाया गया है और मुद्दे को रोककर जो जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उस पर कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा होना क्या है? अनिवार्य। स्थगन प्रस्ताव से जो मुद्दा उठाया जाएगा उस मुद्दे पे मिनिमम कितना? 2.5 घंटे की चर्चा सदन में होती है। कितनी होती है बेटा? 2.5 घंटे। बाकी मैंने किसी पे बोला कि कितनी देर चर्चा होगी, नहीं बोला ना। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर स्थगन प्रस्ताव लाता है तो स्थगन प्रस्ताव का मतलब है कि जो पहले से जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही है उस मुद्दे को वहीं पर रोककर जो नया मुद्दा उठा उस मुद्दे पे क्या करना है? चर्चा करना है। लेकिन स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना क्या है? अनिवार्य है। और जब भी स्थगन प्रस्ताव से कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उस मुद्दे पे कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा क्या है? अनिवार्य। क्या है? अनिवार्य। इसी को हम क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। अगला है अविश्वास प्रस्ताव। आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। इसका मतलब ये है कि मंत्रिमंडल को जब तक विश्वास मत शामिल है, जब से उसे क्या है? बहुमत प्राप्त है मंत्रिमंडल को, है ना, तभी तक वो लोग, अगर बहुमत को खो देगी तो उसे क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अब मान लो कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, इसका मतलब ये है कि मंत्रिमंडल के पास अब बहुमत नहीं है ना। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, इसका मतलब कि मंत्रिमंडल पास कब होगा भाई? बहुत से लोग उसमें मतदान करेंगे ना, ज़्यादा लोग। तो सबसे पहले आप समझो कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी कम से कम 50 सदस्यों की सहमति का होना क्या है? अनिवार्य। दो मैं बता रहा हूँ, एक स्थगन प्रस्ताव में और दूसरा कोई एक सदस्य उठ के नहीं ले आएगा, उसके साथ 50 सदस्य क्या होंगे? समर्थन में होंगे, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव सदन में क्या हो गया? पास हो गया, तो सदन से क्या है? मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? और छठवां है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब ये होता है
ये धन्यवाद प्रस्ताव का कंसेप्ट जो लिया गया ब्रिटेन के राजा के अभिभाषण से लिया गया। जब हमारे संसद का पहला सत्र चालू होता है तो उसको कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है। इसके अतिरिक्त बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के सत्र को संबोधित करता है, बजट के बारे में बताता है, सरकार की नीतियों, खाका इत्यादि के बारे में बोल के वो चला जाता है। तो जो राष्ट्रपति ने भाषण दिया बजट के ऊपर या संसद के सत्र के प्रारंभ होने से पहले जो उसने सरकार की नीतियों की रूपरेखा खींची सदन में खड़े होकर, उसी के ऊपर चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? धन्यवाद। अगर राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है सदन के अंदर उसे बहुमत से पास नहीं कराया गया तो इसका मतलब सरकार की क्या हो गई? हार हो गई, है ना। सरकार की नीतियों में लोगों का क्या रह गया? विश्वास नहीं रह गया। तो ये परंपरा जो ली गई, ये ली गई ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन के संसद में क्या होता था कि राजा जाके पहले क्या करता था? भाषण देता था। फिर उस भाषण पे सदन में क्या होती थी? चर्चा होती थी और उस भाषण को बहुमत के साथ क्या किया जाता था? पास कराया जाता था। उसी परंपरा को भारतीय संसदीय व्यवस्था में लिया गया और इसी परंपरा, हमारे यहाँ राजा तो है नहीं, हमारे यहाँ राजा की जगह कौन है? राष्ट्रपति है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के पहले सत्र में भाषण देगा, बजट सत्र के पहले क्या करेगा? भाषण देगा, सरकार की नीतियों के बारे में बताएगा, सरकार की क्या है कार्यों की चर्चा करेगा। और जब वो भाषण दे के चला जाता है तो उस भाषण पे चर्चा होती है संसद के दोनों सदनों में, और चर्चा होने के बाद बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होता है उसे हम क्या कहते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। और अगर धन्यवाद प्रस्ताव बहुमत से पारित नहीं हो रहा है सदन के अंदर तो इसका मतलब क्या हो गया? सरकार की हार हो गई। क्या हो गई? हार हो। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, सदन में चर्चा को रोककर मतदान कराने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव। आपसे पूछेगा, अगर किसी मंत्री ने क्या किया है? गलत सूचना दी है, तो उसकी निंदा करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? विशेषाधिकार प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब है किसी मंत्री का उसके विभाग के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का मतलब है कि सदन में कोई कार्रवाई चल रही थी, उसको रोककर किसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की सहमति का होना जरूरी है? 50 सदस्यों की सहमति का जरूरी है। और स्थगन प्रस्ताव पे कम से कम कितने घंटे की चर्चा होना बेटा अनिवार्य है? 2.5 घंटे। आपसे पूछेगा कि किस प्रस्ताव पे मिनिमम 2.5 घंटे की चर्चा होना क्या है? अनिवार्य। स्थगन प्रस्ताव। अगर लोकसभा में मंत्रिमंडल ने बहुमत खो दिया है, उसके प्रति जो प्रस्ताव लाया जाता है वो क्या है आपका? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति का होना अनिवार्य है? 50 सदस्यों की सहमति का होना अनिवार्य है। अगर अविश्वास प्रस्ताव सदन में बहुमत से पास हो जाता है तो क्या करना होगा? मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। ठीक है। और राष्ट्रपति के संसद के सत्र में अभिभाषण, बजट सत्र से पहले अभिभाषण पर चर्चा कराकर जो प्रस्ताव पार कराया जाता है उस प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। और धन्यवाद प्रस्ताव में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन के राजा से प्रेरित है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे सरकारी ऑब्लिक गैर सरकारी या सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य भी कह सकते हैं। विधेयक पर भी चर्चा नहीं करेंगे। इसी से वर्ड बनाया जाओ बेटा, इसी से वर्ड बना सरकारी विधेयक और गैर। तो आप पहले समझ लो सरकारी और गैर सरकारी में अंतर क्या है। सरकारी का मतलब है जो भी मंत्री हैं वो क्या कहलाएंगे? सरकारी। और उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक जो है वो क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक। मंत्री पद को छोड़कर, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो,
वो क्या कहलाएंगे? गैर सरकारी सदस्य कहलाएंगे। और उनके द्वारा लाए गए विधेयक को हम क्या कहेंगे? गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। क्या कहेंगे? गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। सरकारी विधेयक के लिए अगर कोई प्रस्ताव ला रहा है, सरकारी सदस्य कुछ रखना चाह रहा है, तो उसे कम से कम 7 दिन पहले, कितने दिन पहले? 7 दिन पहले नोटिस देना होता है, सूचना। लोकसभा से है तो लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देगा, राज्यसभा से राज्यसभा के प्रधान सभापति। और जो गैर सरकारी सदस्य अगर वो कोई विधेयक या प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो उनको कम से कम कितना? 1 माह पहले सूचना देना होगा। ये अंतर समझ लो। आपसे पूछ ले कोई सरकारी सदस्य या सरकारी विधेयक को लाना चाहता है, कितने दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है? 7 दिन पहले। गैर सरकारी सदस्य के लिए कितना है? 1 माह। कितना है? 1 माह पहले। सरकारी विधेयक जो होता है वो सरकार की नीतियों को दर्शाता है। भाई मंत्री ही तो हैं इसमें सरकारी में, तो सरकार की जो नीतियाँ होंगी उसी को तो दर्शाएगा। उस विधेयक में सरकार की नीतियों के बारे में ही तो होगा। तो जो सरकारी विधेयक होता है वो सरकार की नीतियों को दर्शाता है, ठीक है। और गैर सरकारी विधेयक जो होता है वो क्या है? सरकार की नीतियों को नहीं दर्शाता है, बल्कि विपक्ष क्या चाहता है उसकी उन नीतियों को वो दर्शाता है, ठीक है ना। अमूमन सरकारी विधेयक पारित हो जाता है, गैर सरकारी विधेयक मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि भाई सत्ता पक्ष का ही तो विधेयक पारित होगा। अगर विपक्ष का विधेयक भी पारित होने लगा तो फिर सरकार की कोई वो रह जाएगी क्या? हालांकि क्या कि निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली में जरूरी नहीं है कि सत्ता पक्ष ही हर चीज़ अच्छी ले आए, विपक्ष भी अच्छा ला सकता है। और अभी भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ और यहाँ पर काबिल तारीफ़ है, आप लोग पॉलिटी की क्लास में बैठे हो, काबिल तारीफ़ यह है कि पहली बार पक्ष और विपक्ष ने मिलकर महिलाओं को सदन में बोलने का मौका दिया। सन 1947 के बाद आज तक भारत के किसी भी विधानसभा में प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा विधानसभा है जहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष दिन तय किया गया कि महिलाएं ही उसमें क्या बोलेंगी, और जिसमें सत्ता पक्ष और क्या है विपक्ष दोनों ने क्या किया? सहयोग किया। और वो 1 दिन 2 दिन काफ़ी नहीं है। अगर संसद के या विधानसभा के पूरे सत्र में आप महिलाओं की समस्या को उठाएं तो मुझे लगता है कि वो पूरा का पूरा सत्र क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन महिलाओं की समस्याएं खत्म हो। भाई आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो कहना और करने में क्या है? अंतर है कि नहीं? तो उसी तरीके से सरकारी विधेयक जो है अमूमन ये क्या हो जाता है? पास हो जाता है। गैर सरकारी विधेयक जो है बड़ी मुश्किल से पास होता है। दूसरी चीज़, जो सरकारी विधेयक बनाया जाता है वो उस विभाग के, आप अच्छे समझ लो, जब भी सरकारी विधेयक यानी कोई मंत्री विधेयक ले आ रहा है तो उस विधेयक को तैयार करने में उस विभाग के विधिक जो विधिक क्या कहना चाहिए, उस विभाग में जो भी सलाह देने वाला, कानूनी सलाह देने वाले होंगे कि नहीं? भाई अगर हम ये विधेयक ला रहे हैं तो इसमें क्या ऐसा हो सकता है, क्या है, तो विधिक सलाह से तैयार किया जाता है उस विभाग के। जबकि जो गैर सरकारी विधेयक है इसमें किसी विधिक सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि गैर सरकारी सदस्य आपस में मिलकर उस विधेयक को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो स्पेशली आप ध्यान में रखेंगे कि सरकारी विधेयक का मतलब है मंत्री वाला, जो भी मंत्री हैं मंत्रिमंडल में उनके द्वारा जो विधेयक लाया जा रहा है वो क्या है? सरकारी विधेयक है। और मंत्री वगैरह क्या कहलाते हैं? सरकारी सदस्य कहलाते। मंत्री को छोड़ दिया जाए, बाकी जो भी चाहे सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्षी हो क्या कहलाएंगे? गैर सरकारी सदस्य कहलाएंगे। और उनके द्वारा लाया गया विधेयक क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक। अगर सरकारी विधेयक पारित नहीं हो रहा है इसका मतलब है कभी कभी सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। कि इसका मतलब सरकार में विश्वास ही नहीं है, तभी तो कम से कम बहुमत में तभी तो सरकार बैठी है। अगर वो पास नहीं हो रहा है इसका मतलब से खुद कुछ सदस्य क्या कर रहे हैं? बगावत कर रहे हैं। जबकि अगर गैर सरकारी विधेयक पारित ना हो तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि बेचारे इनके पास बहुमत नहीं, तभी तो विपक्ष में बैठे हैं। मेरी बात समझ में आई? तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। सबसे पहले हमें संसद के सत्र की बात कर ली। सत्र के बीच में कितने? 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय परंपरा, भारतीय संसदीय परंपरा में कितने सत्र होते हैं संसद के? 3। कौन कौन सा? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है। संसद के सत्र को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति, जिसको हम क्या कहेंगे? आहूत। फिर
संसद के सत्र का सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन संसद के सत्र के स्थगन के संबंध में शक्ति किसके पास है? लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा के पदेन सभापति। ठीक है। संसद का समय क्या है? परंपरागत तरीके से 11 से 6, पहला घंटा प्रश्नकाल, प्रश्नकाल के बाद का घंटा शून्यकाल। ठीक है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न, तारांकित, अतारांकित और अल्पसूचना प्रश्न। शून्यकाल में क्या उठाए जाते हैं? बिना सूचना दिए महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं। शून्यकाल भारतीय संसदीय परंपरा की देन है, इसे 1962 से अपनाया गया। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें प्रस्ताव का मतलब है कि संसद के सदन के अंदर जिन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है उन मुद्दों को संसदीय भाषा में हम क्या कहते हैं? प्रस्ताव कहते हैं। कोई भी प्रस्ताव कोई सदस्य तभी ला सकता है जब तक कि वो पीठासीन अधिकारी उसे सहमति ना दे। अगर वो मना कर देगा तो कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। विविध प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं जिस पर हमने चर्चा की। कटौती प्रस्ताव यानी कि मतदान कराना है, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है और स्थगन प्रस्ताव से जिन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है उस पर 2.5 घंटे की चर्चा अनिवार्यता होगी। दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव, यानी सरकार ने बहुमत खो दिया है उसके प्रति ये लाया जाता है। इसके लिए भी 50 सदस्यों की सहमति का होना क्या है? अनिवार्य। और समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र में जो अभिभाषण दिया जाता है, सरकार की जो नीतियों की रूपरेखा खींची जाती है, उसे पारित कराने के लिए दोनों सदनों में पारित कराने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। विधेयक 2 प्रकार के हैं, सरकारी और गैर सरकारी। मंत्री द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा वो विधेयक क्या होगा? सरकारी विधेयक। और मंत्री को छोड़कर जो अन्य विधेयक लाया जाएगा वो क्या होगा? गैर सरकारी विधेयक। मंत्री अगर कोई विधेयक ला रहा है सरकारी विधेयक के लिए 7 दिन पहले सूचना देकर लाया जा सकता है और बाकी गैर सरकारी के लिए कितना? 1 माह। ये टाइम पूछा गया है, कितना? 1 माह। ठीक है। सरकारी विधेयक को कौन? उस मंत्रालय के विधिक विभाग से राय लेकर तैयार किया जाता है और गैर सरकारी विधेयक को सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं? तैयार करते हैं। अगर सरकारी विधेयक पारित नहीं हो रहा है तो सरकार की इससे क्या होती है? किरकिरी होती है। किरकिरी का मतलब बदनामी होती है और कभी कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि सरकार को क्या करना पड़ जाए? त्यागपत्र देना पड़ जाए। बल्कि जबकि गैर सरकारी विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं पारित हुई तो नहीं पारित, हमारे पास बहुमत है नहीं तो तुम कैसे पारित होने दोगे? तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है। अभी कितनी देर की वीडियो हुई देखो, लंबा ना हो जाए। और ये शून्यकाल का जरूर बताना आप लोग। ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग कल। और लाइक भी क्या करिए, शेयर भी किया करिए भाई। हम तो बोल नहीं पाते दूसरे यूट्यूबरों की तरह कि लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन बटन दबा दो। लेकिन प्रभु अगर अच्छा लगता है तो शेयर कर दिया करिए, ख़राब लगता है तो कमेंट कर दिया करिए ताकि और बच्चों तक जानकारी पहुँचे और हमारे अंदर जो सुधार हो सके हम उस सुधार को क्या करें? करते हैं। क्योंकि सुधार की गुंजाइश क्या है? हमेशा है।